नमस्कार, मैं गीता घाड़ी। स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। दूसरा टीका लेने के बाद संसर्ग में कमी। अब 14 अगस्त को होगा बंटवारा दिन का स्मरण। मराठी भाषियों की अस्मिता का संघर्ष फिर से दिखेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शहर सज्ज। गणेशोत्सव के लिए युवा समिति की मांग। साउंड एंड म्यूजिक एसोसिएशन की मांग। अनाधिकृत ध्वज हटाने की मांग। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरसा रखा है। कोरोना संक्रमण से बचाव का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। टीके की दोनों खुराक लेने के बाद कोरोना संक्रमण होने की संभावना कम होती है। साथ ही संक्रमित होने पर भी मरीज गंभीर नहीं होता है। इस बीच भारत में कुल 2.6 लाख टीकाकरण वाले लोगों ने कोरोना वायरस का अनुबंध किया है। सरकारी एजेंसियों द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार जिन लोगों ने 2 खुराक ली, उनमें 1 खुराक लेने वालों की तुलना में कोरोना वायरस की घटना कम थी। यह आंकड़ा टीकाकरण की शुरुआत से लेकर 3 अगस्त तक का है। वैक्सीन की 1 खुराक से 1.71 लाख लोग प्रभावित हुए, तो 2 खुराक लेने वाले 87,049 लोग संक्रमित हो गए। ये आंकड़े बताते हैं कि जो लोग 2 खुराक लेते हैं वे वैक्सीन की 1 खुराक लेने वालों की तुलना में अधिक सुरक्षित होते हैं। देश भर में अब तक 53.61 करोड़ लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय देश में टीकाकरण के बाद संक्रमित हुए लोगों की जानकारी जुटा रहा है। अब 14 अगस्त को होगा बंटवारा दिन का स्मरण। रविवार को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए पूरा देश कमर कस रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अहम ऐलान करते हुए बंटवारे की यादें ताज़ा कर दी है। देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 14 अगस्त को बंटवारा स्मरण दिवस यानी विभाजन डरावनी स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने अपने ट्वीट में कहा है कि देश के बंटवारे के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा ने हमारे लाखों भाइयों और बहनों को भागने पर मजबूर कर दिया है और कुछ ने तो अपनी जान भी गंवाई है। उन लोगों के संघर्षों और बलिदानों को याद करते हुए हमने 14 अगस्त को बंटवारा स्मरण दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। यह दिन न केवल हमें भेदभाव, शत्रुता और घृणा को समाप्त करने के लिए प्रेरित करेगा, इसलिए यह एकता, सामाजिक सद्भाव और भावनाओं को मजबूत करेगा, ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मराठी भाषियों की अस्मिता का संघर्ष फिर से दिखेगा। बेलगाम नगर निगम मराठी पहचान का गौरव बिंदु माना जाता है, लेकिन अब जब नगर निगम चुनाव की घोषणा हो गई है तो राजनीतिक दलों ने तैयारियां जोरों से शुरू कर दी है। इसलिए मराठी पहचान को बनाए रखने की चुनौती है। इसके लिए सभी मराठी भाषियों को एक साथ आने की ज़रूरत है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही नगर निगम के लिए अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की ओर से जोरदार तैयारी चल रही है। इस बार का चुनाव पार्टी लाइन पर होने की संभावना है। मिली जानकारी के मुताबिक बीजेपी ने इसी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। निगम ने 58 वार्डों के लिए बूथवार समितियां गठित करने के निर्देश दिए हैं। नगर निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इसके लिए भाजपा ने जोरदार तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने भी रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है और पार्टी के झंडे तले नगर निगम चुनाव लड़ने का फैसला लिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए शहर सज्ज।
15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव के मौके पर जल संसाधन मंत्री गोविंद कारजोल द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 9 बजे जिला स्टेडियम में होगा। एमजी हिरेमठ द्वारा यह जानकारी दी गई। स्वतंत्रता दिवस समारोह सरकार द्वारा निर्धारित रोडमैप के अनुसार कोरोना की पृष्ठभूमि में आयोजित किया जाएगा। वन एवं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री उमेश कत्ती, चैरिटी मंत्री शशिकला जोल्ले के साथ पूर्व विधायक, सांसद, जनप्रतिनिधि आदि मौजूद रहेंगे। इस वर्ष छात्रों के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होगा। पुलिस सड़क पर गश्त और मानवंदना कार्यक्रम करेगी और मंत्री मार्गदर्शन करेंगे। स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घरों पर जाकर सम्मानित किया जाएगा। गणेशोत्सव के लिए युवा समिति की मांग। प्रशासन ने सार्वजनिक गणेशोत्सव को लेकर पाबंदियों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि इस बीच नगर निगम चुनाव कराने की घोषणा कर दी गई है। महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति ने शनिवार को जिलाधिकारी को एक निवेदन जारी कर लोगों की उम्मीदों के अनुसार सार्वजनिक गणेशोत्सव मनाने की अनुमति मांगी। इस संबंध में जिलाधिकारी एमजी हिरेमठ से युवा समिति के पदाधिकारियों ने चर्चा की। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष शुभम शेलके और अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। साउंड एंड म्यूजिक एसोसिएशन की मांग। बेरोजगारी का संकट साउंड सिस्टम पेशेवरों पर लगातार 3 साल से पड़ा है। कई लेन देन पूर्ववत होने पर ध्वनि प्रणाली दुकानें अभी भी बंद हैं। अध्यक्ष श्याम गोंडाटकर ने कहा कि गणेशोत्सव के दौरान नियमों में कुछ रियायतों के साथ साउंड सिस्टम की अनुमति दी जाए। वे किर्लोस्कर रोड पर बेलगाम साउंड एंड लाइट एसोसिएशन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। इस संबंध में उन्होंने दुख जताया है। उपाध्यक्ष साई कनेरी ने पुलिस की ओर से साउंड सिस्टम पेशेवरों को नोटिस जारी कर गणेश मंडलों को आरती के लिए स्पीकर नहीं देने का निर्देश दिया है। विधायक अभय पाटिल जी ने कहा कि जिलाधिकारी से चर्चा की गई है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष सन्नी दरवंदर, सचिन प्रवीण प्रभु, विशाल रतन, अभिजीत पवार, अनूप चौगुले, गजानन होनगेकर, मयूर हलगेकर उपस्थित थे। अनाधिकृत ध्वज हटाने की मांग। स्वतंत्रता दिवस से पहले अनाधिकृत ध्वज को हटाने के लिए महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिति की ओर से जिलाधिकारी को एक निवेदन सौंपा गया। बेलगाम नगर निगम, क्षेत्रीय आयुक्त कार्यालय, हेस्कॉम कार्यालय, रेलवे स्टेशन और अन्य सरकारी स्थानों पर अनाधिकृत ध्वज फहराए गए हैं। ये अनाधिकृत ध्वज राष्ट्रीय ध्वज का अपमान है, लेकिन अनाधिकृत ध्वज को हटा दिया जाना चाहिए। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस से पहले यदि वे अभी हटाए नहीं गए हैं तो उन्होंने भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी को 2 लाख हस्ताक्षर के साथ एक निवेदन भेजने का फैसला किया है। इस आशय का निवेदन दिया गया। इस अवसर पर युवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष सूरज कुडुचकर, महासचिव श्रीकांत कदम, कोषाध्यक्ष मनोहर हुंद्रे, विनायक कावले, ज्योतिबा पाटिल आदि उपस्थित थे। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। येल्लूर में एक किसान के भैंसों के तबेले में आग लगने से 2 भैंसों की मौत हो गई। शुक्रवार की रात एक भैंस गंभीर रूप से घायल हो गई। कुछ कृषि सामग्री भी जलकर राख हो गए। करीब 2 लाख रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। किसान मुकुंद लक्ष्मण मुरकुटे ने पूरा दिन खेत में काम खत्म करके रात को दूध निकालने और भैंसों को चारा डालने के बाद सोने की तैयारी में थे, तभी रात करीब 11:30 बजे शॉर्ट सर्किट से तबेले में आग लग गई। इसमें उसकी दोनों भैंसों की मौत हो गई और एक भैंस भागकर गंभीर रूप से घायल हो गई। आग से खलिहान में सामग्री, चारा, कृषि उपकरण
रिटेक कृषि उपकरण और लकड़ी के उपकरण नष्ट हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद एल्लूर ग्राम पंचायत अध्यक्ष सतीश पाटिल और सदस्य प्रमोद पाटिल, रमेश मेंढसे, राजू दौरंडावर ने परीक्षण किया। इसके तुरंत बाद शनिवार की सुबह करीब 10 बजे तलाटी मयूर मासेकर और पशु चिकित्सक मल्लापा रत्नावर ने पूरी घटना का पंचनामा किया। ग्रामीणों ने किसानों को तत्काल मुआवजा देने की मांग की है। घटना से एल्लूर गांव में हड़कंप मच गया है। बेलगाम दिल्ली विमान सेवा फिर से शुरू। बेलगाम दिल्ली विमान सेवा शुक्रवार को फिर से शुरू हुई। दिल्ली के लिए 148 सीटों वाली उड़ान पहले दिन भरी हुई थी, जिनमें 135 यात्री सवार थे। दिल्ली से इस विमान का उद्घाटन सांसद मंगला अंगड़ी ने किया। इस समय कार्गो एयरलाइंस का भी उद्घाटन किया गया। स्पाइस जेट कंपनी से बेलगाम दिल्ली लेह उड़ानें शुक्रवार से सप्ताह में 2 बार शुरू की गई। खासदार ईरन्ना कडाडी, विधायक अनिल बेनके, संजय पाटिल, एयरपोर्ट के निर्देशक राजेश कुमार मौर्य, केएलई विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर विवेक सावजी, डीवाई पाटिल शिक्षण संस्था के कुलपति राकेश मुदगल भी मौजूद थे। 135 यात्री और 4 बच्चे दिल्ली से बेलगाम आए। 148 यात्री और 4 बच्चे बेलगाम से दिल्ली के लिए रवाना हुए। इस समय कार्गो एयरलाइंस भी शुरू की गई। राजेश कुमार मौर्य ने बताया कि यह कार्गो अब मांग वाली जगहों पर भेजा जाएगा। एयरलाइन सोमवार और शुक्रवार को काम करेगी। लेह से यह फ्लाइट 11:30 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली से दोपहर 2:30 बजे रवाना होकर शाम 4:45 पर बेलगाम पहुंचेगी। उसके बाद यह फ्लाइट शाम 5:05 पर रवाना होकर शाम 7:25 पर दिल्ली पहुंचेगी। 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा की तैयारी पूरी। 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा 19 अगस्त से 3 सितंबर तक आयोजित की जाएगी। इसकी तैयारी के निर्देश प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने अधिकारियों को दे दिए हैं। शुक्रवार को उन्होंने अधिकारियों की बैठक बुलाकर 17 अगस्त से पहले परीक्षा की तैयारी पूरी करने का निर्देश दिया। 18,414 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल होंगे। मार्च-अप्रैल में होने वाली परीक्षाएं कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दी गई। राज्य सरकार ने सभी छात्रों को 10वीं और 11वीं के रिजल्ट के आधार पर पास करने का फैसला किया था। उसी के अनुसार परिणाम घोषित किया गया। अब 12वीं कक्षा की पूरक परीक्षा आयोजित की जा रही है। इसलिए शिक्षा मंत्री ने सभी अधिकारियों और व्याख्याताओं से आवश्यक सावधानी बरतने की अपील की। कर्नाटक राष्ट्र समिति की ओर से जागरूकता अभियान। कर्नाटक राष्ट्र समिति ने आम जनता के लाभ के लिए एक जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके लिए 3,500 किलोमीटर तक की बाइक रैली आयोजित की गई। भ्रष्ट लोगों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, यह संदेश फैलाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। केबी अरविंद ने स्मार्ट न्यूज से बात करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राष्ट्र समिति आम जनता का संगठन है। यह संगठन ने 8 अगस्त से जागरूकता अभियान शुरू किया है। राजनीति एक पवित्र चीज है, इसलिए पार्टी भ्रष्टाचारियों से इससे बचने की अपील कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि बेदाग लोगों को राजनीति में लाने का प्रयास किया जाएगा। कोविड टीकाकरण में लगी भारी भीड़। सिविल अस्पताल के परिसर में कोविड टीकाकरण के लिए शनिवार को भारी भीड़ उमड़ पड़ी। प्रशासन के साये में असमंजस की स्थिति में नागरिकों को परेशानी हो रही थी। सुबह 8 बजे से खड़े रहे नागरिकों को सुबह 11 बजे तक टीकाकरण नहीं मिला, जिससे हंगामा हुआ। इस समय सबसे पहले कॉलेज के छात्रों का टीकाकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन नागरिकों को दूसरी बार टीका लगाया गया है उन्हें भी बाहर रखा जा रहा है, लेकिन पहली बार टीकाकरण कराने आए नागरिकों को लाइन में खड़ा होना पड़ा। इससे नागरिकों में काफ़ी आक्रोश है। प्रशासन और पुलिस के दबाव पर नागरिकों ने चिंता व्यक्त की। सरकार और जनप्रतिनिधियों का कहना है कि नागरिकों के लिए टीकाकरण उपलब्ध है, लेकिन प्रशासन के गैर कारोबार से नागरिकों ने रोष प्रकट किया। बेलगाम में 6 चेक पॉइंट स्थापित। पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने एक संयुक्त बैठक में
नगर निगम चुनाव को सुचारू रूप से कराने के लिए शहर के 6 प्रवेश द्वारों पर चेक पॉइंट लगाने का फैसला किया। लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू करने का भी निर्णय लिया गया। नगर निगम चुनाव को लेकर शुक्रवार 13 तारीख को पुलिस उपायुक्त विक्रम आमटे ने नगर निगम अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों की बैठक की। इस बैठक में शहर के संवेदनशील क्षेत्रों की सूची तैयार कर दोनों विभागों के अधिकारियों द्वारा उन पर नजर रखने का निर्णय लिया गया, ताकि चुनाव के दौरान कहीं भी आचार संहिता का उल्लंघन न हो। सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने के लिए टीम गठित की जाएगी। एसीपी सदाशिव कट्टीमणि ए चंद्रप्पा के साथ गणपत गुड़ाजी, प्रभारी नगर आयुक्त लक्ष्मी निप्पाणीकर, स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय डुमगोळ, नगर अभियंता अनंत पद्मनाभन, राजस्व अधिकारी संतोष अग्निशेट्टर उपस्थित थे। समस्याओं के निवारण के लिए आम आदमी पार्टी लड़ेगी पालिका चुनाव। आम आदमी पार्टी के निरीक्षक लक्ष्मीकांत राव ने बेलगाम के लोगों से अपील की है कि आगामी पालिका चुनाव में बेलगाम की समस्याओं को पूरी ताकत से हल करने के लिए आम आदमी पार्टी का साथ दे। वह कन्नड़ साहित्य भवन में आयोजित एक बैठक में बोल रहे थे। बेंगलोर शहर के उपाध्यक्ष BSD नागन्ना, राज्य कानूनी सलाहकार नंजप्पा कल्लेगौड़ा, बेलगाम जिला मीडिया प्रमुख अनीस सौदागर मुख्य अतिथि थे। जिला संयोजक अब्दुल शेख ने भी संबोधित किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। रितु पाटिल का सम्मान। कंगराली गांव की 10वीं कक्षा की छात्रा रितु पाटिल ने 2019 में बेंगलोर, शिमोगा, राणेबेन्नूर, गोवा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में आयोजित प्रतियोगिताओं में जिला और राज्य फुटबॉल टीमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वजह से उसके पिता को सम्मानित किया गया और बधाई दी गई। महिला फुटबॉल चयन परीक्षा की अच्छी प्रतिक्रिया। धारवाड़ के केसीडी मैदान में कुन्नूर स्पोर्ट्स अकादमी द्वारा आयोजित उत्तर कर्नाटक महिला फुटबॉल टीम चयन परीक्षा को अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस चयन परीक्षा में 40 महिला फुटबॉलर ने स्वतःस्फूर्त रूप से भाग लिया। सितंबर के पहले सप्ताह में बेंगलोर में होने वाले कर्नाटक महिला ए डिविजनल फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए उत्तर कर्नाटक महिला फुटबॉल चयन टेस्ट का आयोजन किया गया था। दिन में 2 राउंड पूरे हुए। यह फुटबॉल टीम चयन परीक्षा चयन सदस्य मारुति मुत्तूर, मानस नायक, अनुराग कुन्नूर के मार्गदर्शन में आयोजित की जा रही है। विनेश फोगट ने निलंबन के बाद पहली बार चुप्पी तोड़ी। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगट पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। पदक की प्रबल दावेदार विनेश को खाली हाथ लौटना पड़ा और बाद में उन्हें निलंबित कर दिया गया। इसका असर उनकी निजी जिंदगी पर पड़ा है। वह इस समय कई मानसिक संकटों का सामना कर रही है। निराश विनेश ने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। इस लेख में वह चर्चा करती है कि उसे बाहरी दुनिया से कितना नुकसान हुआ है। विनेश ने लिखा, इस बार मैं अपने परिवार पर ध्यान देना चाहती हूँ, लेकिन बाहर हर कोई मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे मैं एक मरी हुई चीज़ हूँ। वे कुछ भी लिख रहे हैं। मुझे पता है आप भारत में जितनी तेज़ी से चढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से आप नीचे गिरते हैं। एक पदक को खो दिया और यह सब खत्म हो गया। कुश्ती छोड़ो, एक व्यक्ति को सामान्य रहने दो। आपके साथी यह नहीं पूछते कि क्या गलत हुआ, वे कहते हैं कि मैंने क्या गलत किया। मुझे आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी राय कैसे बनाई। कम से कम मेरे साथ फ्लोर पर क्या हुआ? तुम मेरे मुंह में अपनी बात क्यों रख रहे हो? मैं ऐसा नहीं करती, मुझे माफ करें। ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र पहलवान मिजेन लोपेज। 6 फीट 6 इंच लंबे और 132 किलोग्राम वजन वाले मिनाज लोपेज क्यूबा के पिनार डेल लियो के 38 वर्षीय पहलवान हैं। 10 साल की उम्र में मिजान के पिता ने उन्हें सेरो पेलेडो कुश्ती क्लब में कुश्ती के लिए भेजा था। 2008 बीजिंग, 2012 लंदन, 2016 रियो और 2020 टोक्यो ओलंपिक में 130 किलोग्राम सुपर हैवीवेट डिवीजन में स्वर्ण पदक जीतने वाले मिनाज दुनिया के एकमात्र पहलवान बने। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।